नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके सेशन चल रहे हैं। और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका आज का नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपकी आंदोलनों की जो श्रृंखला है उसमें अंतिम आंदोलन होने जा रहा है। इसके बाद में इस आंदोलन से जुड़ी अन्य कड़ियों पर हम सेशन बाय सेशन चर्चा करेंगे। तो अब बिल्कुल हम अंतिम पड़ाव पर आकर के पहुंच चुके हैं इस विषय के। कुछ ही सेशनों के साथ ही जो है आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में अर्थात कि भारत छोड़ो आंदोलन के इस टॉपिक में हम इसकी पृष्ठभूमि, इसके कारण, परिणाम या सफलता असफलता, विभिन्न तथ्यों पर पूरे व्यवहारिक रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि हर एक टॉपिक में करते आए हैं, व्यवहारिक आसान से आसान भाषा के साथ में व्यवहारिक रूप से हम एज ए स्टोरी, कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों की रुचि जो है विषय से दूर ना हटे बल्कि विषय की ओर और ज्यादा बढ़ जाए। तो उसी रुचि को बढ़ाने के लिए सिर्फ इतिहास ही नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में मेरा यही प्रयास होता है कि आप लोगों के सामने चाहे टॉपिक कोई सा भी हो, एकदम आसान तरीके से व्यवहारिक रूप से आपके सामने लेकर के आऊं, जिससे कि आपकी रुचि उस विषय को लेकर के बढ़ती चली जाए। और जब रुचि बढ़ती है स्टडी करने में तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। अच्छा, आगे बढ़े, टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले जो भी मेरे नए दोस्त हैं जो पहली बार सेशन में आए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। ये तो आप लोग सभी जानते हैं अच्छे से कि लोधाजी क्लासेस, दैट मीन्स की फ्री क्लासेस, कोई चार्जेस यहाँ पर किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से नहीं लिया जाता है। लेक्चर पूरी डिटेल में देता हूं, जिस तरह से जिस क्वालिटी के साथ में लेक्चर आपके कॉलेज में होते हैं या किसी पेड क्लासेस में होते हैं, उसी क्वालिटी के साथ में, उसी क्षमता के साथ में मैं आपको यहां सेशन देता हूं फुल लेंथ के साथ। इसके अलावा रिवीजन करने के लिए मैं आपको पर टॉपिक के लेक्चर भी प्रोवाइड, माफ कीजिएगा, नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, जो कि आपको लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आसानी से देखने को मिल जाते हैं, जिसे आप एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करके बेहतर नंबर प्राप्ति का एक सोर्सेस बना सकते हो। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं। तो जो भी नए छात्र हैं उनको जान लेना चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ सिर्फ इतिहास ही नहीं बल्कि बीए फर्स्ट ईयर से लेकर के बीए थर्ड ईयर तक की पूरी कहानी, पूरे सफर में हर सब्जेक्ट के साथ में आप लोगों के साथ बना हुआ हूं। चाहे सब्जेक्ट, चाहे आपका विषय कितना ही उलझा हुआ क्यों ना हो, उसको आसान बनाना मेरा कार्य है। उसके हर एक कंटेंट को, हर एक टॉपिक को उस भाषा में लेकर के आना, उस तरीके से लेकर के आना जो आपको आसानी से एक ही बार पढ़ते ही समझ आने लगे। मैं इतना तो गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि एक बार मेरा ये लेक्चर लेने के बाद में शुरू से एंड तक का उस टॉपिक को आप दुनिया की किसी भी किताब से पढ़ोगे ना तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। हाँ, लेक्चर में मैं आपको 70% तो आपका कवर करवा देता हूं, 30% जो हिस्सा बच जाता है वो आपकी किताब आपको पूरा करवाती है। तो इस गलतफहमी में भी मत रहिएगा कि खाली लेक्चर देख लेने से आपकी पूरी स्टडी कंप्लीट हो गई। नहीं दोस्तों, लेक्चर देना, यहां पर पढ़ाना आप लोगों का सिर्फ एक मार्गदर्शन करना होता है। मैं यहां पर आपको एक तरीका बताता हूं, ठीक है ना, कि किसी टॉपिक को कैसे पढ़ना है आपको। उसके बाद में मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी टीचर होगा ना, लेक्चर में 100% आपका टॉपिक कवर नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 70% आपका कंटेंट या आपका टॉपिक लेक्चर से खत्म हो जाता है। 30% इंप्रूवमेंट के लिए आपको अपनी किताब पढ़नी ही होती है। इसलिए किताब डायरेक्टली पढ़ने जाओगे, बोरियत फील करोगे, यार क्या आ गया, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले लेक्चर देखिए, जब सब कुछ समझ आने लगे तब किताब पर जाइए, वो वाला टॉपिक पढ़िए, सब इजी हो जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं लंबी जो लिस्ट दिख रही है ना, ये सारे वो विषय हैं जो मैं यहाँ पर अभी फिलहाल पढ़ा चुका हूँ इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी बहुत शानदार और सुनहरा अवसर है। प्रज्ञान हिंदी नाम का यूट्यूब का दूसरा चैनल है, मेरे द्वारा ही बनाया गया है आप लोगों के लिए, जहां पर मैं आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। शुरुआत में कर चुका हूं, चूंकि वहां पर छात्र अभी कम है इसलिए मैंने अभी एक रिवीजन सीरीज लॉन्च की है। डे बाई डे वहां सेशन होते हैं जिसको नाम दिया है टॉप 5000 ऑल इंडिया जीके सीरीज। ठीक है ना। यहां पर 5000 ऐसे प्रश्नों को हम देखने वाले हैं जो टॉप कैटेगरी के हो और हर एक विषय से संबंधित हो। तो हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग, मतलब लगभग 500 प्रश्न हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में।
और ये कंप्लीट मतलब 5,000 प्रश्न कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम वहां डिटेल क्लासेस प्रारंभ कर देंगे। अगर अभी तक बात करूं ना, आज की डेट तक तो कितना क्या डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रज्ञान हिंदी वाले प्लेटफॉर्म पर हिस्ट्री में 750, पॉलिटी में 500, ज्योग्राफी में 550, बायोलॉजी में 500, केमिस्ट्री में 500 और फिजिक्स में लगभग 300 के समथिंग क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम अब तक कवर कर चुके हैं वहां पर। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हो या चाहते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू से लेकर एंड तक की पूरी कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की यात्रा आप मेरे साथ करना चाहते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हो, तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको प्रज्ञान हिंदी चैनल की लिंक मिल जाएगी, या फिर डायरेक्ट यूट्यूब पर जाइए, प्रज्ञान हिंदी लिखिए, वहां मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी सेशन होंगे वो आपके मोबाइल तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। उसके अलावा यदि आप प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्रज्ञान हिंदी वाले डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहां पर भी आपको डेली क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएगी। चलिए, अब तक हो चुका है हमारा टोटल जितना भी आप लोगों के लिए था कंटेंट, वो सब दे चुका हूं। अब हम लोड कर आते हैं वापस अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर। ये आपका सिलेबस है जो कि अब तक काफी पुराना हो चुका है, क्योंकि इसको हम पढ़ चुके, काफी लंबे समय से पढ़ रहे हैं। 44 लेक्चर आज होने जा रहा है, डे 44 है हमारे लेक्चर का, सीरीज का, ठीक है ना। इसमें लगभग लगभग सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। अब सिर्फ लास्ट के आज के बाद 2 टॉपिक और बचेंगे आपके। आज हम बात करने वाले हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यूनिट 5 से लास्ट थर्ड टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन। 2 टॉपिक आपके बचेंगे, क्रिप्स मिशन जिसमें पढ़ना है क्रिप्स मिशन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, मतलब आजाद हिंद फौज के बारे में, क्लियर है। और इसके बाद में लास्ट होगा सांप्रदायिक राजनीति या भारत का विभाजन, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। बेसिकली कहने में तो 2 टॉपिक है, लेकिन 2 टॉपिक नहीं है, ये ज्यादा है। तो क्रिप्स मिशन जब पढ़ोगे ना तो एक लेक्चर में क्रिप्स मिशन ही कंप्लीट हो पाएगा। शिमला सम्मेलन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो एक टॉपिक कम से कम 30 मिनट का एक टॉपिक होगा। कैबिनेट मिशन, सुभाष चंद्र बोस पर जो आजाद हिंद फौज है उस पर चर्चा करना है। सांप्रदायिक राजनीति पर बात करोगे तो भारत का विभाजन उसके साथ जोड़ दीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को डिटेल में समझना चाहते हो तो एक सेशन पूरा इस पर होगा। तो कुल मिलाकर 4 से 5 सेशन अभी आपके और इसमें होने हैं। 50 के समथिंग टच करने वाले हैं इस विषय पर। सबसे ज्यादा लेक्चर वाला सब्जेक्ट होने जा रहा है अभी तक के इस YouTube प्लेटफॉर्म के इतिहास में, मतलब कि इस YouTube प्लेटफॉर्म के लोधाजी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा लेक्चर मेरे इसी सब्जेक्ट पर होने जा रहे हैं। बाकी मैं तो 30-35 के अंदर अंदर सिमट जाता कोई भी सब्जेक्ट होता है। इसको मैंने पूरे विस्तार से डिटेल में एक भी टॉपिक को इग्नोर नहीं किया है, हर एक को पूरे विस्तार से पढ़ाने का प्रयास किया है आप लोगों के डिमांड पर ही। चलिए, तो आ चुके हैं फाइनली अब हम हमारे टॉपिक पर। अब बात करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की, कि आज के इस पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। और ये वाला जो कंटेंट होता है ना, ये आपको अपने एग्जाम के आंसर शीट में भी लिखना होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या बात है, हट ऊपर हेडलाइन चेंज नहीं हुई, इट्स ओके। भारतीय राष्ट्र क्रांतिकारी की भूमिका, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है ना। या सिर्फ भारत छोड़ो आंदोलन रहेगा, मैं इरेज करवा दूंगा इसको। चलिए, तो सबसे पहले मतलब टॉपिक पॉइंट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि इस आंदोलन की पृष्ठभूमि है ना, पृष्ठभूमि कहते हैं या कारण कहते हैं। कारण के कारण जब आए तभी तो ये आंदोलन प्रारंभ हुआ, मतलब इस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हुई बन करके। इसके बाद में सेकंड पॉइंट में हम बात करेंगे कि इस आंदोलन का विचार एक्चुअल में कहां से आया था, इसकी विचार की शुरुआत कहां से हुई थी। तो साथ में हम बर्दा प्रस्ताव को भी समझ लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे डायरेक्टली इस प्रस्ताव पर कि ये प्रस्ताव पास कब हुआ था। तो ये 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव पास हुआ था, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे ताकि हमारा कंटेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से अच्छा खासा तैयार हो जाए। और पॉइंट नंबर लास्ट में, मतलब पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे शासन का दमन चक्र। वो संभवतः इसमें एक पॉइंट और है, भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, है ना, और असफलता के कारण, असफलता के कारण और महत्व, ये 2 पॉइंट इसमें और जोड़ूंगा मैं। यहां पर 2 पॉइंट और जोड़ूंगा जो यहां पर ऐड नहीं है। पॉइंट नंबर 5 इसमें रहेगा आंदोलन की असफलता, राइटिंग पर मत जाइएगा यार ना, क्योंकि ये पेन टेप इससे कुछ खास लिख नहीं पाता हूं मैं, प्रैक्टिस नहीं एक्चुअल में। असफलता के कारण, असफलता कारण। और पॉइंट नंबर 6 में हम बोलेंगे, बात करेंगे आंदोलन का महत्व, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीटली इसमें।
ठीक है। अब ये नहीं पता क्योंकि यहाँ पर यार ना अभी तक इतना ही एडिट किया गया था, यहाँ तक लिखा गया है, मतलब हो सकता है कि इस पीपीटी में ये 4 पॉइंट दिए गए हो, 5 और 6 पॉइंट आगे ना हो। नहीं होगा तो इट्स ओके, हम बाइलिंगुअल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके इनको समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि या कारण। दोस्तों कहानी के रूप में समझते चलिएगा, सुनते, थोड़ा टाइम जरूर लूंगा आप लोगों का मैं, लेकिन पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि आपको ना कुछ भी फिर इसके अलावा कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% आपको दिमाग में फिट हो जाएगा, पूरी कहानी समझ आ जाएगी कि आपको भारत छोड़ो आंदोलन पर लिखना क्या है एग्जाम में। इसलिए बोलता हूं शुरू से एंड तक बस एक बार ध्यान से सुनते चलिएगा, देख लीजिए अच्छे से बस। चलिए सबसे पहले पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई एक्चुअल में, क्यों ऐसा माहौल बना, क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी कि आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ना पड़ा, मतलब अंग्रेजों को डायरेक्टली कहना पड़ा कि अब निकल लीजिए भारत से। बस समझ आई। उसके पीछे कई सारे कारण थे, जैसे सबसे पहले कारण तो आता है क्रिप्स मिशन की असफलता। क्रिप्स मिशन क्या था, तो इस पर अगला सेशन हमारा जो क्रिप्स मिशन पर ही होगा, जिसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा बता दूं मैं आप लोगों को यहां पर भी। क्रिप्स मिशन जो है ना, ब्रिटेन ने मजबूरी में भारत भेजा था। वो क्या बात करने के लिए, कब, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले। क्योंकि उस समय जो है ना ब्रिटेन पर जो है अमेरिका, चीन जैसे देशों का, जो उनके सहयोगी देश थे, उनका दबाव था कि भाई भारत की जनता को अपने साथ मिलाइए, है ना, भारतीय जनता जो आपका विरोध कर रही है उनको अपने साथ मिलाइए, उनको शांत कीजिए, तभी कहीं जाकर हम युद्ध में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उस दबाव में आकर के इंग्लैंड ने, मतलब ब्रिटेन ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। उनने बोला कि भैया जो आप लोग हुड़दंग मचा रहे हो ना, इसको शांत करो, हम आपके साथ में हैं, हम आपको स्वतंत्रता देने के पक्ष में हैं, और आपको विश्वास नहीं है तो हम एक मिशन आपको इंडिया भेज रहे हैं, आप उससे डिस्कस कर लीजिए आपको क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो क्रिप्स मिशन भारत आया, उसकी मंशा कुछ और थी, आया कुछ और लेकर के, विश्वास जगाने आया था भारतीयों में। इसका विश्वास तो पिछले कई सौ वर्षों से हम लोग देखते आए थे कि अंग्रेज कितने विश्वासपूर्ण है, क्योंकि विश्वास खो चुके थे पहले ये लोग, है ना। एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो क्रिप्स मिशन जब आया तो इसका विरोध हुआ, मतलब इसकी असफल रहा ये क्रिप्स मिशन। तो एक रीजन तो यहाँ से भारतीयों को अब विश्वास हो चुका था कि भाई अब कुछ नहीं बनने वाला, बात करने से कोई मतलब नहीं है, अब तो इनको जो है भारत से बाहर निकलना ही होगा। तो एक कारण यहाँ से बना। दूसरा कारण कहीं ना कहीं बर्मा में जो भारतीयों के साथ में व्यवहार हो रहा था, बर्मा में जिसे आज आप म्यांमार कहते हो, वहां पर भारतीयों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार हो रहा था। ये क्यों हुआ था, ये सारी कहानी हम आगे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद में पूर्वी बंगाल में, जिसे आप आज का बांग्लादेश कहते हो, वहां पर भी बड़े बुरे हालात थे, वो कई कारण बना इस आंदोलन का। इसके अलावा पूरे भारत में युद्धों के, जो अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो रहे थे जिन्हें हम विश्व युद्ध कहते हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा था कि जो आर्थिक स्थिति थी ना, बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी थी, बहुत खराब हो चुकी थी आर्थिक स्थिति भारत की। हर एक भारतीय को ना खाने के लाले पड़े हुए थे, कुछ था ही नहीं खाने पीने के लिए, तो बहुत बुरी स्थिति थी। तो इस स्थिति ने भी भारतीयों को समझाया कि अब जाग जाओ। बात समझ आई आप लोगों को। इसके अलावा जापान के आक्रमण का भय भी था अंग्रेजों को। तो ये सारी, अंग्रेजों को क्या, भारतीयों को भी था। भाई जापानी लोग अगर यहाँ आक्रमण करेंगे तो ऐसा कि अंग्रेजों से मुक्त होकर जापान के अंडर में आ जाएंगे, शोषण तो कंटिन्यू चलने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे कारण जिम्मेदार थे कि गांधी जी को या कांग्रेस को अब एक नया आंदोलन इस गति के साथ चालू करना था, जिससे कि अब अंग्रेज फाइनली भारत छोड़ के चले जाए। तो इन सब के अलावा और भी कई सारे रीजन थे, लेकिन मुख्य रीजन मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, जिसको आप एग्जाम में सटीक रूप से लिख भी पाए। एक एक करके थोड़ा सा हम इनके विस्तार के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने बात की थी क्रिप्स मिशन की असफलता। तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि दूसरा विश्व युद्ध जब स्टार्ट होने वाला था, तो इनके, मतलब ब्रिटेन के जो मित्र देश थे, जो इस ब्रिटेन की ओर से युद्ध लड़ रहे थे दूसरे विश्व युद्ध में, जैसे अमेरिका, चीन और भी कई दो देश थे, तो उन्होंने इसको कहा, इस पर दबाव बनाया कि भैया आप कैसे भी करके भारतीय जनता को अपने साथ में मिलाइए, क्योंकि भारतीय जनता निरंतर रूप से विद्रोह कर रही है, भारत में पुलिस को चोट पहुंचा रही है, शासन व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रही है, जगह जगह आंदोलन हो रहा है, हिंसा हो रही है। इसको रोको, पहले आप भारतीयों को अपने साथ मिलाओ। अगर भारतीय आपके साथ मिल जाते हैं तो ये युद्ध जीतना हमारे लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा।
तो जब ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का ब्रिटेन पर प्रभाव पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा, तब ब्रिटेन को समझ आया कि यार किसी भी करके ना इन मित्र राष्ट्रों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ योजना बनानी होगी। अब ब्रिटेन को समझ आ चुका था कि भारतीयों को बिना साथ मिलाए काम आगे बढ़ने वाला है नहीं, इसलिए उसने भारतीयों को एक नोटिफिकेशन भेजा, एक मैसेज भेजा कि हम जल्दी ही भारत में एक क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजेंगे और वो आपकी स्वतंत्रता पर, मतलब आपको स्वतंत्रता देने के पर चर्चा करेगा। तो इस उद्देश्य से क्रिप्स मिशन भारत आया, ठीक है ना। तो क्रिप्स मिशन भारत आया, लेकिन उसकी डिमांड या उसकी कार्य की जो नीति थी वो कुछ इस प्रकार की थी कि भारतीय तुरंत समझ गए कि भाई ये अंग्रेज जो हमको जो है हमको स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है, बल्कि ये सिर्फ गर्म तवे पे अपनी रोटी सेकने आए कि कैसे भी करके युद्ध के समय तक हम इनके साथ बने रहे, युद्ध के समय तक हम इनके साथ बने रहे। युद्ध के बोला था इन क्रिप्स मिशन में था कि युद्ध के बाद में ब्रिटेन की महारानी या महाराजा जो भी है ये आपको स्वतंत्रता मतलब स्वराज्य दे देंगे, लेकिन युद्ध तक सारी गतिविधियां मतलब सारे कंट्रोल हमारे हाथ में रहेंगे। तो भैया आप पर कैसे भरोसा करें कि आप युद्ध के बाद में हमको स्वतंत्रता दे दोगे, क्योंकि भरोसे लायक तो आप लोग शुरू से नहीं थे, है ना। हर बार आपने पीठ पर ही छुरा मारा है, तो भरोसा तो आप लोगों पे कर नहीं सकते थे। तो यही स्थिति थी। इससे क्या भारतीय दुखी हो गए, भारतीयों को मतलब कांग्रेस को अब चाहिए था तुरंत स्वतंत्रता, युद्ध से पहले ही स्वतंत्रता चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, बल्कि वो तो एक राजनीतिक चाल चल के आए थे और इसीलिए इसको राजनीतिक धूर्तता कहा। राजनीतिक धूर्तता का एक क्रियाकलाप था मात्र, ये एक बात समझ आई। तो इस प्रकार से जो क्रिप्स मिशन था असफल रहा और वो भारत से वापस रिटर्न भी चला गया। इसका कोई विशेष परिणाम नहीं रहा, लेकिन भारतीयों को इतना समझ आ गया कि अंग्रेज किसी भी रूप में हमें स्वतंत्रता देने के पक्ष में नहीं है अब तक। इसके बाद में वर्मा में जापान जो है, अब इनका सूरज डूबो रहा था। अगर आपने प्रारंभ से इसको पढ़ा होगा तो वहां पर प्रारंभ में जब ब्रिटेन का भारत पर अधिकार हुआ था तो उस समय अंग्रेज कहा करते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य सूर्य के समान है जो कभी अस्त नहीं होगा। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश को मतलब अंग्रेजों को कोई परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। तो अब इंग्लैंड का मतलब अंग्रेजों का सूरज भी अब डूबने लगा था। जापान ने यह सिद्ध कर दिया था कि इन अंग्रेजों को हराया जा सकता है। उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश इस प्रकार किया था कि हर भारतीय समझने लगा था कि वाकई में अंग्रेजों को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि हर जंग ये जीत रहे थे। लेकिन जापान ने आक्रमण करके और ये साबित कर दिया कि इनको भी हराया जा सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जैसे ही बर्मा पर अधिकार हुआ, चूंकि बर्मा पहले भारत का हिस्सा, तो बर्मा पर जब अधिकार हुआ जापान का, तो वहां की जनता भाग करके भारत आने लगी। तो बर्मा में जो भारतीय लोग थे उनमें कुछ अंग्रेज लोग भी थे। तो अंग्रेज और भारतीयों के साथ में भारत की सरकार ने मतलब अंग्रेजों ने इस प्रकार का व्यवहार किया जिससे कि भारतीयों के मन में कटार से पैदा हो गई कि यार ये किसी भी लेवल पर हमारे साथ नहीं हो सकते। और इस भेदभाव को लेकर के हृदयनाथ कुंजरू साहब ने कहा भी था, उन्होंने कहा था कि भारतीय शरणार्थियों से ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है जैसे मानो वो किसी घटिया जाति से संबंधित हो। और जैसे ये सूचना गांधी जी को मिली तो बहुत दुखी हुए थे इस व्यवहार के कारण। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट था आपका कि पूर्वी बंगाल में वह जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हो, तो वहां पर भी बड़ा आतंक का माहौल था। और आतंक जनता से नहीं, सरकार से आतंक का भय था। पूर्वी बंगाल में जो आतंक का भय था वहां पर सरकार ने क्या किया कि कई किसानों की जमीनें हड़प ली, कई रोजगार धंधे ठप करवा दिए, वहां पे कई हजारों नावों पर अपना कब्जा जमा दिया, समाप्त करवा दिया। इससे किसान लोग तो जो है बेरोजगार हुए ही हुए, अन्य जनता भी प्रताड़ित होने लगी। अन्य जनता की भी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, जमीन क्यों हड़प रही थी? क्योंकि वहां पर सैनिक अड्डे बनाए जा रहे थे, बात समझिएगा। तो इससे किसान लोग बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो गए, है ना, बहुत ज्यादा दुखी हो चुके थे। तो हर स्तर पर अब जनता यही चाहती थी, चाहे वो किसान हो या मजदूर हो, कि इनको तो अब बाहर निकालना ही पड़ेगा, अन्यथा यहां जीना या जीवन काटना पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। इसके बाद में शोचनीय आर्थिक स्थिति। आप भी समझते हैं कि जब भी किसी भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध होते हैं तो क्या होता है कि किसी वस्तुओं का आना जाना बंद हो जाता है ना। वो जब आवागमन जो होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जब वो अबाध्य हो जाता है ना, किसी भी प्रोडक्ट का लाना या कहीं दूसरे देश में भेजना जब बंद हो जाए,
तो इसी स्थिति में जो व्यापार होते हैं वो ठप पड़ जाते हैं। व्यापार ठप पड़ेंगे तो आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा शोचनीय हो जाती है। तो ऐसे में सिर्फ भारत ही क्या बल्कि अन्य देश के लोग भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और जब वस्तुओं का आना जाना बंद हो जाए तो क्या होगा, उन वस्तुओं की जो उपभोग है ना, उपभोग मतलब कि अगर हम कहें कि उसका जो कंजप्शन है वो तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन उसकी जो पूर्ति होती है ना, सप्लाई जो होती है वो बंद हो जाती है। तो सप्लाई बंद होने से उन वस्तुओं के दाम बढ़ने लग जाते हैं, दाम बढ़ने लग गए। इसके अलावा अगर बात करें तो इस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब ब्रिटेन जापान से हार रहा था, जापान जब इसको अच्छे खासे से कूट रहा था, उस समय भारतीयों का भी ब्रिटेन की जो ये बैंकें थी, जो भारत में बैंकें स्थापित हुई थी, उनसे विश्वास उठने लगा कि यार ये अंग्रेज तो हार रहे, मान लो कल से भाग गए तो हमारे पैसों क्या होगा। तो भारतीय जनता भी क्या करा, ब्रिटेन की जो बैंकें थी उन बैंकों से पैसा निकालना चालू कर दिया। सारी बैंकें खाली हो गई। अब बैंकें खाली हुई तो सरकार की आर्थिक स्थिति भी डगमगाने लगी। तो सिर्फ आर्थिक स्थिति जनता की नहीं, सरकार की भी बिल्कुल रोड पे आ चुकी थी। बात समझिएगा। इसके अलावा तो ये एक माहौल बन रहा था, पूरा एक माहौल तैयार हो रहा था, है ना, इस अगले चरण के लिए। जापानी आक्रमण का भय। जापान जो है अब तक सिंगापुर, मलाया, बर्मा, इन सब पर अंग्रेजों को पछाड़ चुका था, अंग्रेजों को खदेड़ चुका था, मार चुका था, है ना। और अब जो है ना तैयारी कर रहा था भारत में घुसने की जापान। अब हालांकि जापानियों से भारत को खतरा नहीं था बेसिकली अगर देखा जाए तो, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उस सेना में शामिल थे, आजाद हिंद फौज को जापान की सेना के साथ लेकर आगे बढ़ रहे थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इन सब पर जो है सुभाष चंद्र बोस अपनी सेना के साथ में उस पर कब्जा जमा चुके थे, अंग्रेजों को वहां से भगा चुके थे। बात समझ है आप लोगों को। तो जापानी आक्रमण का भारतीयों को नहीं बल्कि किसको बहता, इन अंग्रेजों को बहता डर था। तो भारतीय नेताओं का विचार था कि अंग्रेज भारत की रक्षा करने में असमर्थ है। अब अंग्रेज असमर्थ है, रक्षा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बुद्धिजीवों में ये डर भी था कि ठीक है जापान जब तक मित्र है, लेकिन अगर मान लो कल से उसकी भी नीयत खराब हो गई तो पूरे भारत पर अंग्रेजों को, भारत से अंग्रेजों को भगा दिया और पूरे भारत में अगर जापानी सेना एंट्री कर चुकी है और फिर उसकी नीयत खराब हो गई तो अंग्रेज जाएंगे, जापान आ जाएगा, तो मतलब क्या निकला, बात इस परिस्थिति तो वही बनी रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं जो है गड़बड़ थी पूरी, किसी को पल्ले नहीं पड़ा, समझ नहीं आ रहा था। और वहीं पर उनकी स्थिति दिमाग इसलिए भी खराब हो चुका था क्योंकि उनको समझ आ चुका था कि जापान से अंग्रेज लोग है ना, अंग्रेज सरकार जापान से हमारी सुरक्षा नहीं कर सकती। बात समझ आई। तो इसके साथ ही ये सोचते थे कि अंग्रेज शासक के रूप में भारत छोड़ के चले जाए तो शायद जापान का आक्रमण ना हो, हाँ जापान एंट्री ही ना करे भारत में और अंग्रेज चले, क्योंकि अंग्रेजों के कारण, अंग्रेजों के प्रति दुश्मनी थी जापान की, भारतीयों से थोड़ी ना थी, भारतीयों के तो साथ थे वो। तो अंग्रेजों से ही उनका युद्ध था। तो अगर अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाए तो जापानी आक्रमण ही नहीं करेंगे भारत पर, तो बात ही खत्म हो जाएगी वहीं पे। बस समझ आई। तो ये जापान, अंग्रेज चले जाए, जापान भारत पर आक्रमण ना करेंगे, यहीं से इस बात की शुरुआत, मतलब कहीं ना कहीं ये बीज अब पड़ चुका था कि अब अंग्रेजों को भारत से चले जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। और इसी चले जाने चाहिए वाला जो विचार था, ये विचार कहां देखने को मिला दोस्तों, तो ये विचार देखने को मिला 1942 में जब कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। सबसे पहले तो अप्रैल में बैठक होती है, अप्रैल 1942 में इलाहाबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक होती है। अब कांग्रेस की हर साल नहीं, साल में अब कई बार बैठकें हो रही थी क्योंकि अब स्थिति बिल्कुल चरम पर थी। और इस बैठक में ये मान लिया गया कि कांग्रेस किसी भी ऐसी शर्त को मंजूर नहीं करेगी या ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं करेगी जिससे कि अब भारतीयों को अब और आगे अंग्रेजों के दास बनकर के काम करना पड़े। ये बात तो स्पष्ट हो चुकी थी कि अब कांग्रेस किसी भी ऐसी बात पर स्पष्ट मतलब कि सहमत नहीं होगी कि जहां पर भारतीयों को अंग्रेजों के नीचे कार्य करना पड़े। इसका मतलब समझिए आप लोग, कहीं ना कहीं वो विचार कार्य कर रहा है कि अंग्रेज चले जाए तो जापान आक्रमण नहीं करेगा। ये विचार धीरे धीरे प्रस्फुटित हो रहा है, थोड़ा है ना बड़ा होता जा रहा है एक पौधे की तरह। उसके बाद में अप्रैल के बाद में फिर जुलाई में फिर से एक और बैठक होती है कांग्रेस कार्य समिति की। कहां पर हुई थी, ये वर्धा में हुई। अच्छा, यहां पर गांधी जी ने उस बात को समर्थन दे दिया जिस बात को गांधी जी हमेशा से नकारा करते थे। गांधी जी जो है ना, प्रथम विश्व युद्ध में भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमें दुश्मन पर उस वक्त वार नहीं करना चाहिए जब वो परेशान हो, समझिएगा। इसके अलावा आपको याद होगा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों?
क्योंकि चोरी नामक एक गांव पर, वहां पर एक पुलिस स्टेशन को क्रांतिकारियों ने जला दिया था, आग लगा दी थी। वहां 22-23 लोग कुछ मरे थे, अंग्रेज मरे थे, है ना। तो मात्र 22-23 लोगों को मरने से इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया। लेकिन अब गांधी जी कह रहे हैं कि भैया अब हिंसा हो रही है तो होने दो। समझिएगा, गांधी जी स्पष्ट रूप में आ गए हैं। अब अंग्रेजों को बाहर निकालने के पक्ष में अब आ चुके हैं। जरा देखिए कैसे आएंगे, ये पूरी अपनी मंशा कैसे व्यक्त करते हैं। गांधी जी ने इसमें विचार व्यक्त किए कि भारतीय समस्या का हल अंग्रेजों के भारत छोड़ देने में ही है। क्योंकि अब तक जो गांधी जी थे ना, ये भारत के सबसे बड़े लीडर बन चुके थे, और अब भारत का सबसे बड़ा लीडर कह रहा है कि अब तो एक ही जो भी प्रॉब्लम में चल रही, जो समस्या है, एक ही सॉल्यूशन है कि अब अंग्रेज भारत से चले जाए। दैट्स ऑल। तो 14 जुलाई को कार्य समिति ने वर्धा प्रस्ताव के रूप में, याद रखिएगा 14 जुलाई का दिन था जब समिति ने, कांग्रेस की इस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया। किस प्रकार का? इसी प्रकार का कि कैसे भी करके अब अंग्रेज भारत से जाए। बात समझ आई? और इसी प्रस्ताव को वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। 14 जुलाई 1942 में वर्धा में जो कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक हुई थी, उसी को वर्धा प्रस्ताव के नाम से हम जानते हैं। क्लियर? यही है वर्धा प्रस्ताव। अच्छा, इससे आगे की कहानी को अगर कंटिन्यू करते हैं तो अब आता है फाइनली 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव। वर्धा प्रस्ताव हुआ, वर्धा की बैठक हुई 1942 में, जुलाई 1942 में। इसके बाद में 7 अगस्त का दिन आता है, बैठक होती है कांग्रेस की 7 अगस्त के रोज। कहां पर? मुंबई में बैठक होती है। और उस बैठक में ना, क्योंकि भूमिका पहले से तैयार थी भारत छोड़ने की, अंग्रेजों से भारत छुड़वाने की भूमिका पहले तैयार कर चुके थे। तो जैसे ये बैठक प्रारंभ हुई, उसी में डायरेक्टली कहां पर आ गए? भारत छोड़ो प्रस्ताव पर आ गए। कांग्रेस में एक प्रस्ताव पास करवा दिया 7 अगस्त को ही। कौन सा? भारत छोड़ो प्रस्ताव। इसमें कहा गया, क्या कहा सुनिए ध्यान से। यह समिति कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के 14 जुलाई 1942 के प्रस्ताव का समर्थन करती है। सबसे पहले क्या कहा प्रस्ताव को पास करते हुए? कि जो 14 जुलाई को वर्धा में बैठक हुई थी, वहां पर जो प्रस्ताव पास हुआ था, यह समिति उसका समर्थन करती है। और उसका यह विश्वास है कि बाद की घटनाओं ने इसे और भी ज्यादा औचित्य प्रदान कर दिया। मतलब अंग्रेजों ने आगे और जो भी हरकतें की है, उन सभी हरकतों से अब हमारा मन भर चुका है। इस बात को स्पष्ट कर दिखाया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल ही अंत होना चाहिए। भारत और मित्र राष्ट्रों के आदर्श के लिए ब्रिटिश का, मतलब अंग्रेजों का, भारत से चले जाना ही आवश्यक है, बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य एवं स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। किसके ऊपर? अंग्रेजों के भारत से चले जाने के ऊपर ही। तो कुल मिलाकर के 7 अगस्त के रोज गांधी जी ने स्टेज पे चढ़ करके 1 घंटा 10 मिनट तक, मतलब 70 मिनट तक नॉन स्टॉप भाषण दिया। और उस भाषण में जो है ना, गांधी जी अलग ही दिख रहे थे, अलग ही प्रतीत हो रहे थे। क्यों? क्योंकि हमेशा से ये व्यक्ति, हमेशा से अहिंसा की बात करते आया, लेकिन यहां पर अहिंसा जैसा उन्होंने कुछ नहीं। उनने बोला बस आपको आंदोलन करना है, आंदोलन करना है, फाइनली अंग्रेजों को भारत से बाहर भगाना है। जो करना है कर मरो, जो करना है करो, जो भी आपको लगे वो करो। अब यहां नहीं बोला उन्हें कि हिंसा मत करना, नहीं बोला। उन्हें एक ही बात कही कि यदि अब आपको आजादी चाहिए तो एक मंत्र देता हूं आप लोगों को, उस मंत्र को याद रखना हर पल, उस मंत्र के आधार पर कार्य करना। और उनका मंत्र था करो या मरो। और जैसे ही ये मंत्र गांधी जी ने स्टेज से दिया, जनता में तो एक मोटिवेशन ऐसा, मतलब उनके अंदर एक तूफान की तरंगों की तरह उनके अंदर ये चीज दौड़ने लगी थी कि अब तो कैसे भी करके, मतलब उनके मस्तिष्क में बैठ चुकी थी भारतीय जनता के, कि गांधी जी ने कह दिया ना, बस अब तो या तो स्वतंत्र होंगे या भले से मर जाएंगे, लेकिन स्वतंत्रता पाकर रहेंगे। बात समझ आए आप लोगों को? लेकिन जैसे ही इस मंत्र का ब्रिटिश सरकार को पता चला ना, तो ब्रिटिश सरकार हिल गई। क्योंकि ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के वक्तव्यों का अच्छे से प्रभाव जो था ना, वो अच्छे से पता था कि भारत के सबसे बड़े नेता, जिससे हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कभी हिंसा के पक्षधर होगा ये इंसान, और इसने हिंसा अहिंसा की बात ही नहीं की, तो बोल दिया करो या मरो। और जब इसने जनता को ये बोल दिया तो जनता कितना आतंक मचाएगी सोचो। ये सोच करके जो है ना, ये लोग परेशान हो गए, लोग परेशान हो गए। लेकिन अंग्रेज भी इतने सरल स्वभाव नहीं थे भैया, बहुत चालाक थे ये,
बहुत चालाक थे। इन्होंने चालाकी दिखाई और दमन चक्र प्रारंभ किया। क्या चालाकी दिखाई उन्होंने? भाई आपको 9 अगस्त को आपको जो है आंदोलन प्रारंभ करना था, तो सरकार ने क्या किया, 8 अगस्त को रात में 12 बजे जितने भी लीडर थे सबको उठा लिया। रात में 12 बजे अचानक जाकर के जितने भी इस आंदोलन के लीडर थे ना, बड़े बड़े जितने भी लीडर थे सबको उठा लिया, सबको गिरफ्तार कर लिया। जब सुबह 9 बजे जिस दिन आंदोलन स्टार्ट करना था, तो सुबह 9 बजे जब जनता जागी, उनको पता कि यार आज तो आंदोलन स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है, तो ना गांधी जी मिले, ना कोई नेहरू जी मिले, कोई नहीं मिल रहा था। जितने बड़े लीडर थे सब जेल में बंद थे। किसी को पता नहीं चला कि लीडर आखिर में गए कहाँ, अचानक से कैसे गायब हो गए। जनता भटक भटक गई, उनको दिमाग काम नहीं कर रहा था। जैसे में अब गांधी जी ने कोई अपराध तो किया नहीं था, तो डायरेक्ट जेल भी नहीं भेज सकते थे। तो गांधी जी को, सरोजिनी नायडू को जो है ना, पूना के आगा खां महल में बंदी बनाया। हालांकि आलिशान बंगला, आलिशान महल था, पूरी सुख सुविधाओं के साथ वहां पर उनको रखा था, नजरबंद किया था, मतलब वो किसी से मिल नहीं सकते। बस समझ आई। तो इसके अलावा जितने बड़े नेता थे, किसी को जेल में, कहीं नजरबंद, तो सबको गायब कर दिया। लेकिन जनता के दिमाग में भी चल रहा था करो या मरो। जनता समझने लगी थी कि सब लीडर गायब है, मतलब क्या, कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की चाल है ये। उन्होंने कि कोई बात नहीं, हम खुद लीडर बनेंगे। तो उन्होंने अपने गली मोहल्ले से जो भी थोड़ा बहुत समझदार था, जो अच्छे वक्तव्य था, उसको अपने हर गली गली से लीडर खड़े करना चालू कर दी जनता ने, और उनके नेतृत्व में आके कार्य करना चालू कर दिया। आंदोलन नहीं रोका, आंदोलन स्टार्ट किया। 9 अगस्त को स्टार्ट हुआ। भारतीय नेताओं को जेल में डाल दी जाने से जनता चौंक चुकी थी, अवाक रह गई थी। जनता शासन की नीति से तो पहले ही उब चुकी थी। मार्ग निर्देशन के अभाव में जनता, अब यार देखिए ना, किसी को अगर मार्ग दिखाने वाला नहीं होगा तो वो अपने अनुसार कार्य करेगा। वो जनता जब अपने अनुसार कार्य करती है तो विद्रोह का रूप धारण करेगी ही, जहां पर हिंसा भी होगी। पता है गांधी जी, जब ये घटना घटी ना, जब देश में, मतलब भारत में, जब जनता हिंसा करने पर आतुर हुई, पुलिस स्टेशन जल रहे हैं, ब्रिटिश सेनाएं मर रही है ना, वो सारी व्यवस्थाएं जो थी वो सब अंग भंग हो रही है, ठीक है। तो इतना नुकसान जब करने लगे ना, तो सरकार सीधे पहुंची गांधी जी के पास। वो गांधी से बोलते ही कि साहब क्या कर रहे हो आप, ये आप बोलिए जनता को कि मैं हिंसा का विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। गांधी जी को बोला सरकार ने कि बोली जनता को आप कि मैं हिंसा का विरोध करता हूं, हिंसा मत कीजिए आप लोग, नहीं तो मैं आंदोलन वापस ले लूंगा। तो गांधी जी ने बोला कि नहीं बाबा, अब नहीं बोलूंगा, यही सही वक्त है। जनता जो कर रही है वो तुम्हारे कारण कर रही है, वो तुम संभालो स्थिति, अब नहीं बोलूंगा। अब गांधी जी का बदला हुआ व्यक्तित्व देखिए। जहां पर चोरा चोरी नामक कांड में 22-23 लोग मात्र मर जाने पर ही उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन वापस ले लिया था, लेकिन यहाँ पर अब तक 10,000 लोग, ये तो डेटा है, 10,000 लोग मर चुके थे इस आंदोलन में। उसके बाद भी गांधी जी ने हिंसा का विरोध नहीं किया और इस आंदोलन को वापस लेने की बात नहीं कही, क्योंकि गांधी जी को पता था कि ये वाकई में करो या मरो वाली स्थिति ही है। अगर इस वक्त हम पीछे हट गए तो ब्रिटिश अब नहीं जाएंगे भारत से। इनको भारत से बाहर भेजना है तो करो या मरो के मंत्र को फॉलो करना ही होगा। बात समझ आई? तो पूरे देश में अब बड़े हिंसा का माहौल बन चुका था। सरकार ने कठोर दमन चक्र चलाया, कहीं कहीं गोलियां भी बरसाई। जनता और ज्यादा हिंसात्मक हो गई। जनता ने और ज्यादा हिंसात्मक कार्य करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वहां गांधी जी तो थे नहीं ये बोलने के लिए कि आप हिंसा मत कीजिए। अब चूंकि गांधी जी भी अब तो जनता के पक्ष में थे। बस समझ आई? कोई ऐसे बड़े लीडर भी नहीं थे। जनता को जो सही लग रहा था, उचित लग रहा था, करे जा रहे थे वो लोग। जहां संचार के साधन दिखे उनको उखाड़ फेंका। रेलवे, पुलिस स्टेशन सबको जला दिया। रेलवे लाइनें जो थी उनको उखाड़ के फेंक दिया ताकि सरकार का कॉन्टेक्ट टूट जाए। बस समझ आई? तो ऐसा लग रहा था कि अब ब्रिटिश शासन लगभग लगभग समाप्त हो चुकी, और वाकई में कई स्थानों पर तो ये समाप्त भी हो चुके थे। वहां पर समानांतर सरकारें भी स्थापित हो गई थी, जनता ने खुद अपनी सरकारें बना ली थी। उस समय की स्थिति को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ब्रिटिश शासन का भारत से शीघ्र ही अंत हो जाएगा। सरकार के अमानवीय दमन ने खुले विद्रोह को दबाने में सफलता तो प्राप्त कर ली, लेकिन आंदोलन भूमिगत हो गया। मतलब सरकार ने बहुत प्रयास किया कि कैसे भी करके आंदोलन को कुचले, तो सरकार ने दमन तो कर दिया, अमानवीय दमन किया, बहुत सारे लोग मारे गए।
10,000 लोग जो बताया मैंने, भारतीयों को मारा गया, भारतीय मरे, इसके अलावा हालांकि कई ब्रिटिश पुलिस अधिकारी भी मरे, ऐसा नहीं है, ब्रिटिश सेना भी मरी थी इसमें। तो जनता रुकने वाली तो थी नहीं है, क्योंकि करो या मरो के सिद्धांत पर कार्य कर रहे थे ये लोग। तो अब आंदोलन भूमिगत हो गया, बहुत सारे लीडर अब भूमिगत होकर मतलब कि छुप करके इसका संचालन करने लगे। जैसे जयप्रकाश नारायण, बड़ा नाम लिया जाता है भूमिगत होकर के इस आंदोलन को चलाने में, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अरुणा, आशा अरुणा ऐसा कुछ नाम है ना, माफ कीजिएगा पूरा नाम मुझे याद नहीं इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अरुणा, पूरा नाम याद नहीं इनका। इसके अलावा आशा अली, ठीक है, अच्युत पटवर्धन, और भी बहुत सारे समाज सेवी थे जो भूमिगत होकर के इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे। बस समझ आई। तो जो मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट में 4 टॉपिक बताए, 4 पॉइंट बताए थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना, यहां तक बात कर चुके हैं। लेकिन टॉपिक नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, असफलता के कारण। तो भाई अगर इतनी जोर शोर से युद्ध चल रहा था, हम आपके आंदोलन चल रहा था, तो असफल क्यों हुआ? या देखिए, तुरंत सफलता के लिए ना एक एक्टिविटी मतलब एक प्लानिंग चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं इनमें कमियां थी। जैसे पहली कमी की अगर बात कर लें तो संगठन में कमी थी। भाई ये तो हमारे नेताओं को मतलब गांधी जी को ही सोचना चाहिए था कि जिस स्तर पर हम आंदोलन चलाने जा रहे हैं, कल से अगर सेना आ जाती, गिरफ्तार कर लिया जाए तो हम क्या करेंगे? इतना बड़ा आंदोलन, तो आपको पहले सुरक्षा अपनी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो पहले उनको चाहिए था कि वो अपनी सुरक्षा करे, मतलब कि सरकार उनको गिरफ्तार करे उससे पहले वो कहीं ऐसे स्थान पर चले जाए जहां सरकार ना पहुंच पाए। तो ऐसी कोई तैयारियां नहीं की गई थी, तैयारी करना चाहिए था। तैयारी नहीं होने से सरकार को आसानी हुई दमन करने में उस आंदोलन का, है ना। और क्रांति आंदोलनकारी जो है वो क्या हुआ, नेतृत्वहीन हो गए, उनको जनता नेतृत्वहीन हो गई, उनको पता नहीं था क्या करना है। एक तो ये असफलता कारण हो सकता है। इसके अलावा सरकारी नेता और उच्च वर्गों की वफादारी भी हो सकती है। भाई सरकार के कई वफादार थे भारत में, जैसे बात करें तो देसी रियासतों के जो नरेश राजा थे, देसी रियासतों वाले, वो बड़े वफादार थे, जनता के नहीं थे, वो सरकार के थे। सेना, पुलिस सरकार के लिए काम कर रही थी, पुलिस बल, उच्च अधिकारी, ये सब सरकार के लिए कार्य कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि सरकार के कामकाज यथावत चलते रहे, कुछ भी बात नहीं हुआ। अगर मान लो ये सब अपना हाथ खींच लेते, जैसा गांधी जी ने कहा था, गांधी ने कहा था, क्या कहा था, कि सेना पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भारतीय पुलिस है वो भारतीयों पर गोली मत चलाना, समझिएगा। और जो सरकार के अंदर कार्य कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग काम करना बंद कर दें, इस्तीफा मत दीजिए, काम करना बंद कर, काम मत कीजिए, उससे सरकार लड़खड़ा जाएगी, कमजोर हो जाएगी। लेकिन ऐसा किसी ने करा नहीं, तो इससे क्या, सरकार बेरोक टोक चलती रही। इसके अलावा अन्य कारण थे, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। भाई अर्थव्यवस्था में ले लीजिए तो ब्रिटिश सरकार मजबूत थी, भारतीयों के पास में हथियार तक नहीं थे, है ना। अरे इसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, भूखमरी से लड़ रही थी बल्कि भारतीय जनता, तो ब्रिटिश सरकार नहीं, उसके पास में बहुत शक्तियां थी। तो एक शक्ति भी एक वजह हो सकती है। शासन का कठोर दमन चक्र, है ना, क्योंकि जब सरकार मतलब ब्रिटिश सरकार मतलब अंग्रेज जब दमन करती थी आंदोलनकारियों का, तो वो समझते नहीं थे कि ये मानव है, वो तो जानवरों की तरह उन पर टूट पड़ती थी। नहीं विश्वास तो जलियांवाला बाग हत्याकांड देख लीजिए, वहां क्या था, है ना। इसके अलावा सिर्फ असफलता ही नहीं बल्कि इस आंदोलन का महत्व भी काफी रहा। हालांकि ये आंदोलन किसी न किसी रूप में 1945 तक चलता रहा, जब तक ब्रिटिश सरकार ने खुद घोषणा नहीं कर दी कि हम आपको आजाद कर रहे हैं, तब तक ये आंदोलन चलता, पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ था ये आंदोलन, चलता रहा था, अंतिम चरण तक चलता। हाँ, पर इसका जो प्रभाव था वो प्रभाव लगभग कम हो खत्म होने लगा था, कम हो गया था, लेकिन चलता रहा था। इसका महत्व बड़ा निकला कि भारत छोड़ो आंदोलन से अपने मूल लक्ष्य को तो प्राप्त नहीं कर पाया, मूल लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया तत्कालीन रूप से, मतलब तुरंत तो प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी अपूर्व जागृति उत्पन्न कर दी थी जिससे ब्रिटेन के लिए भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं था। और संभव था तो ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो चुका था कि भारतीय जनता की सहमति के बिना अब हम उन पर शासन नहीं कर पाएंगे, ये इस आंदोलन ने दिखा दिया था। इसके अलावा यहां पर डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था और इसकी तुलना फ्रांस के इतिहास में बास्तीन के पतन या सोवियत रूस की अक्टूबर क्रांति से ली जा सकती है। यह क्रांति जनता में उत्पन्न नवीन उत्साह और गरिमा की सूचक थी। इसके अलावा इस आंदोलन से उत्पन्न चेतना के परिणाम स्वरूप 1946 में जल सेना का विद्रोह हुआ।
है ना, जल सेना का विद्रोह भी हुआ था। तो कई स्तरों पर हालांकि इस आंदोलन का असर देखने को मिला था, कई जगह आंदोलनकारियों ने ऐसी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया था जो इससे पहले कभी हुआ नहीं था भारत में। इसमें भारत में ब्रिटिश शासन पर और भयंकर चोट पड़ी। इस आंदोलन तथा अन्य जो तत्व थे, परिणाम स्वरूप युद्ध के बाद अमेरिका और इंग्लैंड में लोकमत इतना अधिक भारत के पक्ष में हो गया कि इंग्लैंड को विवश होकर के भारत छोड़ना पड़ा। इस प्रकार ये निश्चित तथ्य कि भारत छोड़ो आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। इस आंदोलन की वजह से ही ब्रिटिश सरकार को भारत छोड़ना पड़ा था। बात समझ आई? तो आज का सेशन बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं पूरी कहानी आप लोग समझ आई होगी। भारत छोड़ने की, अंग्रेज किस तरह से भारत छोड़ने के लिए मजबूर हुए। अभी भारत नहीं छोड़ा है, अभी मजबूर हुए, एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है भारत छोड़ने की। एक विचार जो है ना ब्रिटिश सरकार में अब घर कर चुका था कि अब कहीं ना कहीं भारत छोड़कर जाना पड़ेगा भाई, अब मजबूरी है, अब ना रोको हमको, है ना। ऐसी कुछ स्थिति बन चुकी थी। अब इससे आगे की जो कहानी होगी ना वो लेक्चर नंबर 45 में डिस्कस करेंगे हम लोग। किस नाम से बात करेंगे? सबसे अभी तो हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। अब क्रिप्स मिशन को समझना जरूरी है। यही तो आया था भारत की आजादी की बात करने कि आपको कैसे आजाद करेंगे। हालांकि चापलूसी थी, अंदर मन में कुछ और था, दिखा कुछ और रहे थे, ऐसा कुछ था। अगले सेशन में समझेंगे। उसके बाद में हम अंतिम रूप से बात करेंगे छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता की, तो कि भारत को वास्तविक रूप से स्वतंत्रता कैसे मिली। लेकिन याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से ही अब ये कहानी पूरी एक क्रम अनुसार चलने वाली है। तो कोई सा भी सेशन मिस मत करिएगा आप लोग। नेक्स्ट सेशन क्रिप्स मिशन पर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सारे सेशन अभी तक के जो भी चल रहे हैं कहीं डाउट आपको नहीं होगा। डाउट अगर हो ना तो मैंने आप लोगों से बोल रखा है, कमेंट करिए, बेरोक टोक करिए, बिंदास होकर कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप लोग कमेंट करके क्वेश्चन पूछिए। कमेंट करने के लिए बहुत सारे स्थान दे रखे मैंने आप लोगों को। आप इसी चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दे रखे आप लोगों को, यहाँ पर आकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर आकर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। व्हाट्सअप चैनल की लिंक दी गई है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्लासेस लीजिए, सवाल हो तो सवाल पूछिए, नोट्स डाउनलोड कीजिए। सब कुछ के लिए इतनी सारी जगह दे रखी है आप लोगों को मिली मैंने। डिस्क्रिप्शन वीडियो को विजिट कीजिए, अन्य सेशनों को फॉलो कीजिए। और आप लोगों से एक बात और कहूंगा, मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर दूं कि यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो प्रज्ञान हिंदी जो मेरा नया यूट्यूब चैनल है उसको इग्नोर मत कीजिए। बेहतर तरीके से एक स्ट्रेटेजी के साथ में मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊंगा उस सेशन पर। तो आइएगा, प्रज्ञान हिंदी को ज्वाइन कीजिए। यूट्यूब पर डायरेक्टली टाइप करना प्रज्ञान हिंदी, आपको मेरा चैनल देखने को मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।